हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 4 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का। बच्चों, कल हमने फोटो लेक्चर नंबर 3 खत्म कर लिया था और उस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने देखा था कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है उसके अंदर जो लाइट लाइट रिएक्शन जो होती है उसके अंदर चलता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात हमने कर ली थी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसको भी हमने कल देख लिया था। आज का जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है कि एटीपी और एनएडीपीएच का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। दूसरा आपका होने वाला है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है, ठीक है। तीसरा आपका होने वाला है केल्विन साइकिल क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके स्टेप्स, केल्विन साइकिल के स्टेप्स कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों C4 साइकिल। आज आपका ये लेक्चर जो है बच्चों डी एंड होने वाला ही वाला है। एक और लेक्चर जो है इसके अंदर लगेगा, इसके बारे खत्म हो जाएगा, लास्ट में टॉपिक बचेगा बच्चों आपका, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो C4 साइकिल तक आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के लेक्चर की। तो बच्चों, आज के लेक्चर की अगर मैं आपसे शुरुआत करूं तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिएगा, देखो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम लोग आज डार्क रिएक्शन के बारे में, ठीक है। हमने कल लाइट रिएक्शन पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे बच्चों डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, इससे पहले जो लाइट रिएक्शन हमने कल पढ़ी बच्चों, उसके अंदर हमने कल केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात की थी, राइट। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर क्या हो रहा था कि आपने देखा होगा कि जो ल्यूमन है उसके अंदर काफी सारे स्ट्रोमा से काफी सारे H+ जो प्रोटोन आयंस हैं वो आपके मूव कर गए थे कहाँ पर, ल्यूमन में। इस वजह से H+ का कंसंट्रेशन आपके ल्यूमन के अंदर ज्यादा हो गया था और जो स्ट्रोमा है उसके अंदर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया था। इस वजह से वहां पर क्या होता है, जो ल्यूमन होता है उसके अंदर H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से pH जो होता है उसका कम हो जाता है। और जैसे जैसे अब क्या होता है, वहां पर प्रेशर लग रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो फैसिलिटेशन डिफ्यूजन के चलते जो ल्यूमन है, थाइलाकोइड का जो ल्यूमन है बच्चों, उसके अंदर प्रेजेंट है CF0 CF1 पार्टिकल। जो CF0 CF1 पार्टिकल से बच्चों उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जैसे जैसे आप दो प्रोटोन आपके बाहर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता चलेगा। और ये कब तक होगा बच्चों, ये तब तक होगा जब तक 18 ATP एंड 12 NADPH का फॉर्मेशन ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, जो लाइट रिएक्शन है बच्चों, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन की अगर बात करें, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन जो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस चलती है, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो चल रही है, हाइपोथेसिस जो चल रही है, इस दौरान बच्चों किसका मूवमेंट हो रहा है, इस दौरान मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का क्या हो रहा है बच्चों, मूवमेंट हो रहा है। प्रोटॉन्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। प्रोटॉन्स के मूवमेंट के कारण क्या होगा बच्चों, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी फॉर्म्ड, एटीपी क्या होंगे बच्चों, फॉर्म होंगे। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कितने 2H+, जो 2 प्रोटॉन होंगे, इससे क्या होगा बच्चों, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। कब तक होगा, जब तक 18 ATP, कब तक, जब तक 18 ATP एंड 12 NADPH+ का फॉर्मेशन ना हो जाए। कब तक होगा बच्चों, जब तक 18 ATP एंड 12 NADPH+ का फॉर्मेशन ना हो जाए तब तक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होगी वो चलती रहेगी। जैसे ये फॉर्म होगी बच्चों, ठीक है, बंद तो नहीं होगी लेकिन रुक जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो बच्चों इसका यूटिलाइजेशन होता है, जो 18 ATP और NADPH+ है, 12 NADPH, इसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं। इसका जो है यूटिलाइजेशन हम लोग करने वाले हैं। यूटिलाइजेशन किसके अंदर करेंगे बच्चों, इन डार्क रिएक्शन में इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे बच्चों, इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। डार्क रिएक्शन में जब इसका यूटिलाइजेशन होगा तो डार्क रिएक्शन के यूटिलाइजेशन होने की वजह से यहां पर फूड का सिंथेसाइज होगा। फूड क्या होगा बच्चों, फूड सिंथेसाइज होगा। फूड इज सिंथेसाइज, फूड क्या होगा बच्चों, सिंथेसाइज होगा, राइट। तो यूटिलाइजेशन इन डार्क रिएक्शन, फूड क्या होगा बच्चों, इसका सिंथेसाइज होगा, राइट। दूसरी अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, ठीक है,
तो 18 ATP एंड 12 NADPH से कौन सा फूड सिंथेसाइज होता है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। किसका मॉलिक्यूल बनेगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूं, हमने बचपन से एक रिएक्शन पढ़ी है, 6CO2 प्लस 12H2O से बन रहा है आपका 36H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, 36H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O किसकी प्रेजेंस में बनेगा बच्चों? ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एंड सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में आपका 36H12O6 बनेगा। राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे CO6CO2 कितने मॉलिक्यूल है CO2 के? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, मतलब कि 6 मॉलिक्यूल है यहाँ पर किसके? 6 मॉलिक्यूल है बच्चों CO2 के। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या कर रहा है? आपका एक मॉलिक्यूल बना रहा है। किसका एक मॉलिक्यूल बना रहा है बच्चों? 36H12O6। दैट मीन्स ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं? जब आपकी साइकिल 6 बार रन करेगी, या फिर मैं आपसे बोलूं कि जब 6 CO2 के मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठा होंगे, तब जाकर क्या बनता है? एक आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। किसका मॉलिक्यूल बनेगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। राइट। तो बच्चों इससे मैं कह सकता हूं कि आपके 6CO2 के फिक्सेशन के लिए, 6CO2 के किसके लिए बच्चों? फिक्सेशन के लिए, 6CO2 को फिक्स करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होते हैं कितने ATP? 18 ATP एंड 12 NADPH प्लस H प्लस। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? 18 ATP एंड 12 NADPH H प्लस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि सर हमको एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमको 3 ATP एंड 2 NADPH प्लस H प्लस की रिक्वायरमेंट है। राइट। तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमको कितने CO2 कितने 3 ATP एंड 2 NADPH की क्या होती है बच्चों? रिक्वायरमेंट होती है। राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये ओवरव्यू आपको क्या हो गया? यहाँ पर क्लियर हो गया कि इस तरीके से आपका प्रोसेस चल रहा है। राइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, अर्लियर जो साइंटिस्ट थे, अर्लियर साइंटिस्ट क्या कहते थे उसको समझ लेते हैं। जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे, जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि जो CO2 का जो मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल जिस कार्बन के साथ बाइंड करेगा या जो इसको एक्सेप्ट करेगा, जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ जो CO2 है बच्चों, उससे रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। यहां से इसको मैं हटा देता हूं, एरो को मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं। रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बच्चों? रुबिस्को, राइबिलोज, राइबिलोज 1,5 बिस फोस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज से जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट क्या हो रहा है बच्चों? जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो बन रहा है आपका 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का है? ये 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। यहां पर कितने CO2 के मॉलिक्यूल है? एक CO2 का मॉलिक्यूल है। प्रोडक्ट कितने कार्बन का बन रहा है? 3 कार्बन का बन रहा है। इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 आपकी कितने कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए? 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। कितने कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए? 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो CO2 का एक मॉलिक्यूल है वो जिस प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के साथ बाइंड अप कर रहा है वो कितने कार्बन का है बच्चों? 2 कार्बन का है।
2 कार्बन का जो कंपाउंड है उसके साथ बाइंड अप करके क्या बना रहा है बच्चों, वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि कितने कार्बन का प्रोडक्ट आ रहा है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट आ रहा है। किसकी वजह से कर रहा है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन 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 इसको आप ऐसे समझो, बट साइंटिस्ट नॉन दैट, लेकिन साइंटिस्ट ये जान चुके थे, क्या जान चुके थे, बताओ सर क्या जान चुके थे। तो देखो यहां से इसको 1 मिनट रुक जाओ, इसको मैं ऐसे, ठीक है, यहां से देखो, साइंटिस्ट ये जान चुके थे, लेकिन साइंटिस्ट क्या जान चुके थे बच्चों, साइंटिस्ट ये जान चुके थे कि जो CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल जिस जिस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ है, जिस प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के साथ, जिस प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के साथ, जिस प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के साथ बाइंड अप करता है, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, आपके वही सेम किसकी प्रेजेंस में करेगा, किसकी प्रेजेंस में करेगा बच्चों, आपके रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में वो सेम प्रोडक्ट तो बना रहा है, कितने कार्बन का बना रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, कितने फॉर्मेशन कर रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। वो बच्चों आपके 2 कार्बन का कंपाउंड नहीं है, वो कितने कार्बन का कंपाउंड है बच्चों, वो है आपका 5 कार्बन की कीटोज शुगर है, 5 कार्बन की क्या है, 5 कार्बन की कीटोज शुगर है, 5 कार्बन की क्या है, कीटोज शुगर है, 5 कार्बन की क्या है बच्चों, कीटोज शुगर है। आपको मेरी बात समझ में आई। साइंटिस्ट जो है बच्चों वो जान चुके थे कि जो CO2 मॉलिक्यूल जिस प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के साथ बाइंड अप करता है वो 5 कार्बन की कीटोज शुगर है, ना कि वो क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड है। सर 5 कार्बन की कीटोज शुगर कौन से है, 5 कार्बन की जो कीटोज शुगर है वो है आपका RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या है बच्चों, RUBP की फुल फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पर, RUBP की फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है RUBP की। सर ये एक कार्बन हो गया, ये 5 कार्बन की कीटोज शुगर है, तो यहां तो आप बता रहे हैं कि 3 कार्बन का कंपाउंड ही बन रहा है। बच्चों 3 कार्बन का कंपाउंड तो बनेगा, लेकिन इस 3 कार्बन के कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इस 3 कार्बन के कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इस हिसाब से कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया बच्चों, ये 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया, 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया। तो इस हिसाब से सभी साइंटिस्ट का यह मानना था कि ऑल द प्लांट show या make their food by the help of C3 साइकिल, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इस चीज को फिर से बोलता हूं। पुराने साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि CO2 जो मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल बच्चों, CO2 जो मॉलिक्यूल है वो जिस कार्बन कंपाउंड के साथ बाइंड अप करता है, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में वो प्रोडक्ट बना रहा है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों कितने कार्बन का है, वो है आपके 3 कार्बन का। कितने कार्बन का है बच्चों, वो 3 कार्बन का है। इस हिसाब से CO2 जिस कार्बन कंपाउंड के साथ बाइंड अप कर रहा है वो कितने कार्बन का होना चाहिए, वो 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ये जान चुके थे कि CO2 जिस कार्बन कंपाउंड के साथ बाइंड अप कर रहा है वो 2 कार्बन का कंपाउंड नहीं है, वो क्या है बच्चों, 5 कार्बन की कीटोज शुगर है। 5 कार्बन की कीटोज शुगर का नाम क्या है बच्चों, RUBP। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा बच्चों, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा,
और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना रहा है उसके कितने मॉलिक्यूल बना रहा है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। कितने मॉलिक्यूल बना रहा है? 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। इस हिसाब से जो प्लांट होते हैं, इस हिसाब से मान लिया गया था कि जितने भी प्लांट अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी प्लांट क्या करते हैं बच्चों? अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, उन सबके अंदर क्या चलती होगी? C3 साइकिल चलती होगी। क्या रन करती होगी बच्चों? C3 साइकिल रन करती होगी। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे अब क्या होता है बच्चों? ये तो हो गया, लेकिन फिर से मैं लेकिन बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ सर लेकिन? इसको भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहे हैं सर लेकिन। लेकिन 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 इस चीज को भी समझो बच्चों। अब देखना, अब बच्चों आप जब शुगर केन, जब क्या? शुगर केन, जब शुगर केन, किसकी? शुगर केन की मेज प्लांट की स्टडी की गई, स्टडी की गई, तो ये पता चला कि इनके अंदर बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं है। ये सब जैसे ही पता चला वैसे ही साइंटिस्ट का क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो इनको फर्स्ट प्रोडक्ट मिला, जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिला, जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिल रहा है बच्चों यहाँ पर, वो है इनका 4 कार्बन का। 4 कार्बन का क्या है? 4 कार्बन का है बच्चों ऑक्जेलो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या है? वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। ये चीज समझ में आ गई आपको? शुगर केन मेज के अंदर जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कार्बन का बन रहा है? 4 कार्बन का बन रहा है। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? OAA। क्या कहलाएगा ये? OAA। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? OAA बोलते हैं। तब जाकर बच्चों डिस्कवरी हुई, किसकी डिस्कवरी हुई? आपकी डिस्कवरी ऑफ C4 प्लांट। किसकी डिस्कवरी हो रही है बच्चों? तब जाकर डिस्कवरी हुई किसकी? C4 प्लांट्स की डिस्कवरी है। डेट में तब जाकर पता चला कि C4 साइकिल जैसा भी कुछ होता है, राइट। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इसके अलावा कभी कभी क्या होता है बच्चों नेचर के अंदर, कभी कभी नेचर के अंदर CO2 का जो कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन है? CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। समटाइम नेचर में CO2 का कंसंट्रेशन वो कम होगा एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अच्छा इससे पहले एक चीज बता देता हूं। यहाँ पर जो ये आपका कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पर जो आपका कंपाउंड बन रहा है, इसका क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? इसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, राइट। क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। लेकिन अगर बच्चों में आपसे बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है? CO2 का कंसंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस कारण से जो आपका क्या बोलते हैं RUBP है, कौन? RUBP ये बाइंड अप करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या किसके साथ बाइंड अप करेगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने पर, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने पर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजनेज होगा, ऑक्सीजनेशन होगा या ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसी प्रेजेंस में? ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। ये क्या बना लेगा आपका? ये बना लेगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, साथ के साथ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ RUBP कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। कितने कार्बन का है बच्चों? 5 कार्बन का। इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पर? 2 कार्बन और इसके कितने? 3 कार्बन। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कार्बन का बन रहा है टोटल?
5 कार्बन का बन रहा है। दैट मीन्स आप 5 कार्बन जो है बच्चों उसको खर्च कर रहे हो और 5 कार्बन ही वापस ले रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। तो इस वजह से बच्चों ये जो होता है ये क्या होगा बच्चों, इसके अंदर ये एक प्रकार का वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चों, ये वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसके अंदर बच्चों क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो आपका आरयूबीपी होता है, जो आपका रूबिस्को एंजाइम है, वो क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करके क्या बना लेता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कंपाउंड बनाता है, जो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। राइट, आप एक बार समझ लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गया आपको? चले आगे। और बच्चों यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि प्रेजेंस किसका रहेगा, रूबिस्को का ही प्रेजेंस रहेगा। किसका प्रेजेंस रहेगा बच्चों, रूबिस्को का ही प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, एकदम किस तक क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कह रही है, अब बोल रहा है ये वेयर आर द एटीपी और एनएडीपीएच आर यूज्ड। एटीपी और एनएडीपीएच कहां पर यूज होते हैं, इस चीज को समझो। वी लर्न दैट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, हमको पता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, आर एटीपी एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन के बारे में। क्या क्या है वो, एटीपी एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन है। ऑफ दीज ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट while ATP and NADPH are used drive the process lead to synthesis of the food। ठीक है, ATP और NADPH का यूज किसमें किया जाता है, फूड के सिंथेसाइज करने के लिए किया जाता है। मोर एक्यूरेटली शुगर, दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, वो आपकी थी फोटोकेमिकल फेज या फोटोसिंथेटिक फेज, जबकि ये जो आपकी जो जिस रिएक्शन के अंदर आपका फूड बनेगा, किसका यूज करके, लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH प्लस H+ का यूज करके वो बनता है आपके कहां पर, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट मींस C4 साइकिल के अंदर। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड, ये जो प्रोसेस है बच्चों ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, बट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लेकिन ये डिपेंड है किसके ऊपर, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज एटीपी और एनएडीपीएच, जो क्या है एटीपी और एनएडीपीएच है। बिसाइड CO2 एंड H2O के अलावा, किसके अलावा, CO2 और H2O के अलावा, यू मे वंडर, आपको जानकर के आश्चर्यचकित होगा, हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड, इसको कैसे वेरीफाई किया गया। इट इज सिंपल, ये बहुत सिंपल है। इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, लाइट के बाद जो होती है, सॉरी हाँ, इमीडिएटली लाइट के बाद जो होता है, लाइट जो होती है अवेलेबल नहीं होती है। द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम। ठीक है, लाइट जब अवेलेबल नहीं होती है तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो होगा वो कंटिन्यू। अगर वैसे से मैं बात करूं, जैसे दिन भर लाइट आती है, सनलाइट आ रही है, अब लाइट शाम के वक्त चली जाती है, जैसे ही प्लांट से लाइट हटती है उसके बाद भी क्या हो रहा है, ऐसा नहीं रात में चल रहा है, लाइट जैसे ही प्लांट से हटी वैसे ही क्या होगा बच्चों, वैसे ही आपका जो लाइट रिएक्शन होगा वो बंद हो जाएगा। बट लेकिन जो आपका डार्क रिएक्शन उसके साथ साथ काम कर रहा है ना, वो फिर भी थोड़ी देर तक रन कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने हैं उसका वो पूरी तरीके से क्या करता है, कंजप्शन करता है, और किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा, ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉप हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल, यदि लाइट अवेलेबल हो जाती है, द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन, तो सिंथेसिस क्या हो जाएगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। कैन वी हेंस से, क्या हम इसको कह सकते हैं, कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज द डार्क रिएक्शन इज ए मिसनोमर, जो कि एक प्रकार का मिसनोमर है। लेट अस नाउ सी हाउ द एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड। अब देखते हैं कि एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कहां पर होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। वी सो, इससे पहले हमने देखा दैट CO2 इज कंबाइंड, CO2 जो है वो कंबाइंड हो रही है किसके साथ, H2 के साथ, एंड क्या प्रोड्यूस कर रही है बच्चों, CH2ON, और शुगर, कौन सी शुगर, ग्लूकोज। राइट, इट वाज टू ऑफ इंटरेस्ट टू फाइंड आउट दिस रिएक्शन प्रोसीडेड। ठीक है, बाद में क्या किया, साइंटिस्ट ने इस बात को जानने में इंटरेस्टेड दिखाया और बाद में इसके ऊपर प्रोसेस शुरू किया। उसके बाद देखा, रादर वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म, जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है, रादर वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है व्हेन CO2 इज टेकन इनटू अ रिएक्शन फेज जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद में, एवं द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप टू बेनिफिशियल यूज, जो रेडियो आइसोटोप जो है उसका बेनिफिशियल यूज में यूज लिया गया। द वर्क ऑफ मेल्विन केल्विन साइकिल, जो मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्क किया, इसको हम लोग पढ़ते हैं अभी आगे ताकि इसको आपको समझ में आ जाए। C3 साइकिल की बात करते हैं, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसके बाद एक मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ बच्चों, छोटा सा, ये आप देख लीजिए।
मैं कहना चाहता हूं रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम जो है, रुबिस्को एंजाइम जो है आपका, ये जब CO2 के साथ कार्बोक्सिलेशन करेगा, क्या करता है बच्चों, कार्बोक्सिलेशन करता है, तो इसके दो साइकिल चलती है, एक चलेगी आपकी C3 साइकिल, एक चलता है आपका C4 साइकिल। C3 एंड C4 साइकिल, दो साइकिल रन करवाता है, ठीक है। लेकिन जब ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन करता है, क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजनेशन करेगा। ऑक्सीजनेशन करने पर क्या होगा आपका, फोटो रेस्पिरेशन होगा, फोटो रेस्पिरेशन। साथ के साथ यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, आपके कार्बन जो होंगे वो वेस्ट हो रहे होंगे, कार्बन क्या हो रहे होंगे, कार्बन जो होंगे बच्चों वो वेस्ट हो रहे होंगे। तो ये जो ऑक्सीजनेशन के साथ करवा रहा है उसके दौरान चल रहा है फोटो रेस्पिरेशन। दैट मीन्स ये एक प्रकार का क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है, एक प्रकार का यूजफुल प्रोसेस है। चलिए हम लोग बात करते हैं हम लोग केल्विन साइकिल की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, केल्विन साइकिल। C3 साइकिल, इसको बोलते हैं हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। केल्विन साइकिल की बात करते हैं बच्चों, C3 साइकिल। C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल, C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दिया था बच्चों किसने, मेल्विन केल्विन ने। किसने दिया था बच्चों, मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। मेल्विन केल्विन ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया। मेल्विन केल्विन ने क्या किया बच्चों, इसको डिस्कवर किया। सबसे पहले बात करें तो इसकी स्टडी की गई थी, स्टडी किया गया था ऑन क्लोरेला एंड सिनेडेस्मस के ऊपर, सिनेडेस्मस पर, ठीक है। स्टडी किया गया था किसके ऊपर, क्लोरेला एंड सिनेडेस्मस के ऊपर इसके स्टडी की गई थी। इसमें जो टेक्निक यूज की गई थी वो टेक्निक थी बच्चों, जो टेक्निक यूज किया गया वो टेक्निक क्या था आपका, ये टेक्निक था आपका रेडियो आइसोटोप। किसका यूज किया गया, रेडियो आइसोटोप एंड क्रोमेटोग्राफी का इसके अंदर यूज किया गया था। वैसे पूछने वाला नहीं है लेकिन आप ध्यान रखो, रेडियो आइसोटोप एंड क्रोमेटोग्राफी का यूज किया गया। दूसरा बात करते हैं तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्राइमरी या फिर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, वो कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो है वो आपका RUBP। कौन है बच्चों, वो RUBP जो है बच्चों वो क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं तो इसके अंदर मेन एंजाइम कौन है, मेन एंजाइम जो है बच्चों इसके अंदर वो है रुबिस्को। कौन है, रुबिस्को है। मेन एंजाइम कौन है बच्चों, रुबिस्को है। और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है इसके अंदर वो हो रहा है आपका, क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों इसके अंदर, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, इसके दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, सॉरी हाँ 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है, ठीक है। ये एंजाइम है और ये क्या है बच्चों, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो बात ये है कि इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं तो इसका जो लोकेशन चलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है मीजोफिल सेल के अंदर। इसके अंदर मीजोफिल सेल के अंदर आपका क्या चलता है, C3 साइकिल चलता है। क्या चलेगा बच्चों, C3 साइकिल आपका रन करता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर 6CO2 को फिक्स किया जाता है 18 ATP 12 NADPH+ का यूज करके। उससे क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बनता है, राइट। यदि मैं 1 CO2 को फिक्स करूंगा
एक CO2 को फिक्स करने पर मेरे पास क्या आएंगे, 3 ATP एंड 2 NADPH प्लस H प्लस देखने को मिलता है। 2 NADPH प्लस H प्लस देखने को मिलता है। साथ की साथ बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन देखने को मिलेगा, 1 और 5 कार्बन, दो चीजें देखने को मिलती है, 5 कार्बन और 1 कार्बन। इस एक कार्बन को फर्दर स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाएगा तब तक क्या ना हो जाए, 6 कार्बन इकट्ठे ना हो जाए, और इस कार्बन से वापस क्या बना लिया जाता है बच्चों, RUBP बना लिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रीजनरेशन। किसकी मदद से बच्चों, रीजनरेशन की मदद से बना लिया जाता है। क्या आपको यहाँ तक सारी पॉइंट क्लियर हो गए? क्या आपके माइंड में सारी चीजें एकदम सेट हो गई है, बिल्कुल क्लियर इमेज हो चुकी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। C3 साइकिल जो हमने देख लिया कैसे शुरुआत हुई थी। दूसरा हमने देखा इसके अंदर इसकी स्टडी की जाती है क्लोरेला एंड सिनेडेस्मस के अंदर, ठीक है, जिस प्रकार की ग्रीन एल्गी है। टेक्निक इसके अंदर रेडियो आइसोटोप यूज किया गया है। प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 कौन है, आपका रुबिस्को है, ठीक है। मेन एंजाइम कौन है यहाँ पर, रुबिस्को है। फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। लोकेशन क्या आ रही है बच्चों, इसकी लोकेशन आ रही है मीजोफिल सेल। क्या आ रही है, मीजोफिल सेल। अब भले आप पढ़ सकते हो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। एक मिनट आ गया, ये रहा। इसके अंदर देखो अब आप समझिए, आप समझिए, ठीक है। द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म CO2 व्हेन CO2 इज टेकन, तो कहाँ पे है, इनटू अ रिएक्शन और फिक्स। इसके अंदर क्या किया जाता है, CO2 को फिक्स किया जाता है। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार 2 के जस्ट बाद में, एमंग द सेवरल एफर्ट, कुछ एफर्ट्स किए गए ताकि रेडियो आइसोटोपिक का यूज किया जाए। द वर्क, जो वर्क किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था बच्चों, मेल्विन केल्विन के द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या किया, C14 की रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज किया इसके अंदर एल्गल फोटोसिंथेसिस के अंदर। स्टडी टू डिस्कवरी दैट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, किसकी डिस्कवरी करने के लिए, कि फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट की डिस्कवरी, किसकी डिस्कवरी करने के लिए, फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट को डिस्कवरी करने के लिए वाह, जो कि क्या था बच्चों, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। कैसा था, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है, इन्होंने पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे समझाया। हैंस इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, केल्विन साइकिल कहते हैं। आफ्टर हिम, जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो देखने को मिला, जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो था, आइडेंटिफाई 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर क्या कहते हैं शॉर्ट में इसको PGA बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, PGA। अब बोल रहा है हाउ मेनी कार्बन एटम्स दैट इट हैव, कितने कार्बन एटम इसके अंदर होते हैं, तो 3 कार्बन होंगे, टोटल 6 कार्बन होंगे। मतलब कि 6 कार्बन कैसे होंगे, 3 कार्बन 3 कार्बन 6 कार्बन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसको फिक्स करने के लिए जो कार्बन एटम लग रहा है वो कितने कार्बन का लग रहा है बच्चों, 5 कार्बन का कीटो शुगर लगा हुआ है, ठीक है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अब आपका अब आपको पढ़ते हैं बच्चों हम लोग केल्विन साइकिल, C3 साइकिल की बात कर लेते हैं। C3 साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। C3 साइकिल की बात कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। C3 साइकिल को आप देखो क्या हो रहा है C3 साइकिल में। एक मिनट रुको, मैं ऐसे समझाता हूँ, नहीं तो आएगी नहीं वो। सबसे पहले आप देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखो CO2 का एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये बाइंड करेगा किसके साथ, 5 कार्बन की कीटो शुगर के साथ, जिसका नाम है RUBP। कितने कार्बन की है, 5 कार्बन का कीटो शुगर है। 5 कार्बन का क्या है बच्चों, ये कीटोज शुगर है। 5 कार्बन का क्या है, कीटो शुगर है। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाइंड कर रहा है किसके साथ, RUBP के साथ, राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट के साथ। एंजाइम जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो यूज होगा आपका, कौन सा है, रुबिस्को। कौन सा है बच्चों, रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम है। इस जगह पर क्या होगा, एनर्जी का कंजप्शन भी होगा, एनर्जी का क्या होगा, कंजप्शन भी होगा। इसकी वजह से यहाँ पर क्या बन रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं बच्चों इसके, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल का मतलब हो गया, ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया आपका 5 कार्बन, तो ये हो गया 3 × 2, कितने कार्बन हो गए, 3 × 2, 3 × 2 कार्बन इक्वल्स टू 6 कार्बन। कितने कार्बन हो गया बच्चों, 6 कार्बन हो गया। क्या आपको यहाँ तक की सारी प्रोसेस क्लियर है?
यस सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा पहले एक CO2 मॉलिक्यूल प्लस RuBP 5 कार्बन का, तो अब इसको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 इंटू 2 कार्बन, कितने कार्बन 6 कार्बन बन गए, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होगा, इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है, कितने ग्रुप है 2 फॉस्फेट ग्रुप है, 2 फॉस्फेट ग्रुप ये रहे, 2 फॉस्फेट ग्रुप ये रहे, ये 2 फॉस्फेट ग्रुप ये रहे, एक सेकेंड, 2 फॉस्फेट ग्रुप ये रहे, 2 फॉस्फेट ग्रुप ये रहे, ये क्या है दोनों फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट ग्रुप, 2 फॉस्फेट ग्रुप। अब बच्चों क्या करना है यहाँ पर, हमको फर्दर प्रोसेस को रन करवाने के लिए हम क्या करवाएंगे बच्चों, रिडक्शन करवाएंगे, क्या करवाएंगे रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा एटीपी का, किसका होगा एटीपी का रिडक्शन होगा। जब एटीपी का रिडक्शन होगा तो एटीपी के रिडक्शन की वजह से एटीपी जो होगा वो किसमें टूटेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर क्या हो रहा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर टूट रहा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर टूट रहा है, राइट। ये जो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर टूट रहा है, इसका एक जो फॉस्फेट निकला है, ये फॉस्फेट कहां जाकर बाइंड अप कर जाएगा बच्चों, ये आपका जाकर बाइंड अप कर जाएगा कहां पर, इस फॉस्फेट के साथ, किस साथ बाइंड अप करेगा, इस फॉस्फेट के साथ। लेकिन सर हमारे पास तो 2 फॉस्फेट ग्रुप है, तो हम कितने एटीपी को तोड़ेंगे बच्चों, 2 एटीपी को तोड़ते हैं, कितने मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी तोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा। तो दोनों ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके कहां जाके बाइंड अप कर जाएंगे, दोनों ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके इस फॉस्फेट ग्रुप पर जाकर बाइंड अप कर जाएंगे, राइट। क्या आपको चीज क्लियर हो गई, चले आगे। अब देखो अब क्या हो रहा है बच्चों, जैसे मेरे पास बाइंड अप किया, मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बनेगा बच्चों मेरे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। जो ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, ये कितने कार्बन का बन रहा है बच्चों, 6 कार्बन का, कितने कार्बन का 6 कार्बन का बन रहा है, कितने कार्बन का बन रहा है 6 कार्बन का बन रहा है। अब जब ये प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर जब आगे बढ़ते ही, क्योंकि हमको क्या बनाना है बच्चों, हमको बनाना है आपका, हमको क्या बनाना है बच्चों, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब जैसे ही आगे बढ़ता है, इससे आगे जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे NADPH जो हमको कहां से मिल रहा है बच्चों, आपके एटीपी तो तोड़ दिया हमने, एटीपी निकाल ली, अभी तक कितने एटीपी कंज्यूम किए हमने, 2 एटीपी कंज्यूम किए, अभी हमारा 1 एटीपी कंज्यूम होना बाकी है। अब हम क्या करेंगे, 2 NADPH का कंजप्शन करेंगे, 2 NADPH का क्या करेंगे बच्चों, कंजप्शन करेंगे। 2 NADPH का जब कंजप्शन होगा तो 2 NADPH प्लस H प्लस क्या बनाएंगे, 2 NADP प्लस बनाते हैं, क्या बनाते हैं 2 NADP प्लस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ NADPH प्लस का रिडक्शन हो गया, क्या हो गया ये, इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया ये रिडक्शन हो गया। इसके रिडक्शन की वजह से जो मेरे पास कंपाउंड बन रहा है, इसके रिडक्शन से जो मेरे पास कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, ट्रायोज फोस्फेट, क्या बन रहा है ट्रायोज फोस्फेट बन रहा है। ट्रायोज फोस्फेट कितने कार्बन का बन रहा है सर, तो 6 कार्बन का ट्रायोज फोस्फेट, कितने कार्बन का ट्रायोज फोस्फेट जो बन रहा है मेरे पास, कितने कार्बन का बन रहा है 6 कार्बन का बन रहा है। क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, देखते हैं फिर से मैं आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी, आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ट्रायोज फोस्फेट बन रहा है, कितने कार्बन का बना 6 कार्बन का बना। अब देखो बच्चों अब क्या है, अब अभी कितनी अभी पहली साइकिल चल रही है, कैसी साइकिल चल रही है, पहली साइकिल चल रही है। इस पहली साइकिल के अंदर मैंने सबसे पहले CO2 को बाइंड किया किसके साथ, RuBP के साथ। RuBP का मॉलिक्यूल मेरे पास कितना है, एक RuBP का मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है RuBP का मॉलिक्यूल है। यदि मैं इस RuBP के मॉलिक्यूल को क्या नहीं करूंगा, रीजनरेट नहीं करूंगा, इस RuBP के मॉलिक्यूल को रीजनरेट नहीं करूंगा, तो क्या होगा, ये RuBP का मॉलिक्यूल मेरे पास दोबारा से नहीं आएगा। इसको जनरेट करने के लिए मुझे कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, इसको जनरेट करने के लिए मुझे 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी
तो देखिएगा 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट के लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे क्या होगा, ट्रायोस फोस्फेट से रीजनरेशन होगा, ट्रायोस फोस्फेट से रीजनरेशन होगा, ट्रायोस फोस्फेट से क्या होगा, रीजनरेशन होगा। किसका रीजनरेशन होगा, आरयूबीपी का रीजनरेशन होगा। ठीक है, अब जब आरयूबीपी का रीजनरेशन होगा बच्चों, तो मेरे पास फिर से क्या होगा, आपका एटीपी से एटीपी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। एटीपी का क्या होगा बच्चों, एटीपी का रिडक्शन होगा, और एटीपी का रिडक्शन होने की वजह से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से टूटेगा। इसकी वजह से मेरे पास 5 कार्बन का कीटो शुगर फिर से बन जाएगा। लेकिन अभी सर हमने ट्रायोस फॉस्फेट को तोड़ा है, तो ट्रायोस फॉस्फेट में से 5 कार्बन तो हमने क्या बना लिए, आरयूबी बना लिया। लेकिन इसका एक कार्बन, इसका जो एक कार्बन होगा वो आपके स्टोर होता रहेगा। ये क्या होगा, स्टोर होता रहेगा। कब तक स्टोर होगा बच्चों, ये स्टोर होगा तब तक जब तक आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पर इकट्ठा ना हो जाए। जैसे ही 6 कार्बन के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आपके इकट्ठे हो जाएंगे, वैसे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे पहले ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको पहले बताना चाहिए था लेकिन अभी नहीं बता नहीं पाया, तो आप देख लो। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं तो C3 साइकिल के अंदर आपके 3 स्टेप चलते हैं। कौन कौन से स्टेप चल रहे हैं बच्चों, वो आपके स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन, ये हो गया आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा आपका चलता है बच्चों रिडक्शन, क्या चलता है, रिडक्शन। और तीसरा चलेगा आपका रीजनरेशन। तो 3 स्टेप जो होता है बच्चों इसके अंदर पूरा का पूरा आपका T3 साइकिल कंप्लीट होता है। पहला, ठीक है, ये दूसरा स्टेप, ठीक है, और ये तीसरा स्टेप। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये वाला फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, और ये थर्ड स्टेप है। ये क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ ये सारी चीजों को, अब एक बार और समझिए। मैंने आपको क्या बोला कि जब एक CO2 का मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, एक CO2 का मॉलिक्यूल जब आपका प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के साथ बाइंड अप करता है, तो वो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा, वो 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे यदि ग्लूकोज बनाना है, मुझे ग्लूकोज बनाना है, तो मुझे ग्लूकोज बनाने के लिए टोटल साइकिल को कितनी बार रन करवाना पड़ेगा, इस साइकिल को मुझे 6 बार रन करवाना पड़ेगा। 6 बार जब तक मैं रन नहीं करवाऊंगा तब तक मेरे पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक मेरे पास क्या नहीं होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब 6 बार जब मैं आपका रन करवाऊंगा साइकिल को, तो मुझे 6 बार, हर एक बार क्या रिक्वायरमेंट होगी, हर एक बार मुझे रिक्वायरमेंट होगी किसकी, CO2 के मॉलिक्यूल की। हर एक बार मुझे रिक्वायरमेंट होगी किसकी, आरयूबीपी के मॉलिक्यूल की। तो इसके मॉलिक्यूल की मुझे रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो मैं क्या करूंगा, रुबिस्को और कार्बोक्सिलेशन की प्रेजेंस में रुबिस्को का क्या करूंगा, रुबिस्को से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाऊंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसका रिडक्शन करूंगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना है उसका रिडक्शन करूंगा। उसका रिडक्शन जो होगा 2 जगह पर होगा, जिसमें एक जगह पर आपका 2 एटीपी, ये आपके 2 एटीपी, ठीक है, और आपका क्या है, 2 NADPH आपस में टूटते हैं, 2 एटीपी और 2 NADPH यहाँ पर H+, ये क्या होगा, टूटेगा। ये आ कहां से रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपके लाइट रिएक्शन से। कहां से आ रहा है, लाइट रिएक्शन से आ रहा है। इससे मेरे पास जो कंपाउंड बना, सबसे पहले बना आपके पास 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना मेरे पास, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब मैंने रिडक्शन करवाया किसका, NADPH प्लस H+ के 2 मॉलिक्यूल का, तो मेरे पास क्या बने, 2 NADPH+ बने, ठीक है। इससे मुझे कंपाउंड मिला, वो कितने कार्बन का मिला, 6 कार्बन का ट्रायोस फॉस्फेट। लेकिन मुझे क्या करना है, इस साइकिल को 6 बार रन करवाना है, और मेरे पास आरयूबीपी की मात्रा सिर्फ 1 ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आरयूबीपी को दोबारा से रीजनरेट करना पड़ेगा। आरयूबीपी को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, जो ट्रायोस फॉस्फेट है इसको ब्रेक करता हूं। जब इसको ब्रेक करूंगा तो इसमें एनर्जी जाएगी, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। दैट मींस एटीपी जो है वो फिर से टूट रहा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में। जब एडीपी टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आरयूबीपी का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, आरयूबीपी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी भी इसमें मेरे पास क्या बच गया, एक कार्बन बच गया, वही तो मुझे बचाना है, वही मुझे बचाना है। तो उसको बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक कार्बन को स्टोर करता हुआ चला जाता हूं। तो इस तरीके से आपको क्या चलता है, ये है आपका C3 साइकिल। कोई डरने की बात नहीं है बच्चों, बहुत इजी साइकिल है। आप एक बार बिना देखे अपनी नोटों में बनाए, ठीक है, पहले आप समझ लो अच्छे से, उसके बाद बनाना, आपको चुटकी में याद हो जाएगी ये वाली साइकिल की कुछ है ही नहीं सर, वाकई में बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी
एक CO2 को मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए मुझे 18 ATP, सॉरी 3 ATP एंड 2 NADPH प्लस की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? 2 NADPH प्लस की रिक्वायरमेंट होती है। इसी प्रकार मुझे 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP की? 18 ATP एंड 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होगी, 2 NADPH प्लस H प्लस की रिक्वायरमेंट होगी। तब जाकर मेरे पास क्या बनता है? तब जाकर मेरे पास बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होती है, मुझे क्या रिक्वायरमेंट होती है? मुझे रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होगी किसकी? 18 ATP। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? 18 ATP एंड 12 NADPH प्लस की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? 12 NADPH प्लस H प्लस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे पास जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का बन रहा है, ये कब बन रहा है? जब 6 कार्बन जो CO2 होगा वो फिक्स हो जाएगा, तब मेरे पास क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। और जब 6 CO2 को फिक्स करने के लिए मुझे कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? इन चीजों की मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आगे समझ में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, फिर से एक बार फिर से समझाता हूँ, फिर ताकि हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी देखिए। एनसीईआरटी क्या कहती है? द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 की बात कर रही है। द स्टडी वर अनएक्सपेक्टेडली शो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो स्टडी की गई वो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, शो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वाज कितने कार्बन का था बच्चों? वो 5 कार्बन का कीटो शुगर था, जिसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। ठीक है, राइबोलोज बिस्फोस्फेट या राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। डिड एनी ऑफ यू थिंक दिस पॉसिबिलिटी? डू नॉट वरी। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? ठीक है, डोंट वरी। द साइंटिस्ट आल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम, साइंटिस्ट ने क्या किया? बहुत लंबे समय लिया एंड इन्होंने इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया टू रीच दिस कंक्लूजन, इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। दे आल्सो बिलीव, उनका भी यह मानना था दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट, जो पहला जो प्रोडक्ट था वाज 3 कार्बन 3 एसिड, मतलब कितने कार्बन का? 3 कार्बन का एसिड था। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 जो था बच्चों, वो कितने कार्बन का कंपाउंड है? 2 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 2 कार्बन का कंपाउंड है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। उन्होंने इस बात को मानने में काफी साल निकाल दिए, लेकिन वो कोशिश करते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी है। ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो 2 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, 2 कार्बन का कंपाउंड से पहले उन्होंने डिस्कवर किया कि 5 कार्बन का कंपाउंड भी प्रेजेंट है, जिसका नाम है RUBP। ठीक है बच्चों, यहां से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि साइंटिस्ट जो है, मतलब कि जो साइंटिस्ट होते हैं, उसको आप ये चीज देखिए कि वो एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं जब तक उनको फाइनली सक्सेस ना मिल जाए। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि आप अपनी मेहनत को मत छोड़िए बच्चों। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हो गया कि आप अपनी मेहनत करते रहिए। क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप बनाइए, अपने टीचर से पूछिए। ठीक है, डाउट जहां पे आ रहा है पूछ डालिए, चाहे डाउट अच्छा हो, हंसने वाला हो, बुरा हो, कैसा भी डाउट हो, आपको रखना ही नहीं है। आपके मन में जैसे कोई बात आए, आपको फटाफट से पूछ लेना अपने टीचर से। तो अब जाकर आप क्या कर पाओगे? अपने उस मुकाम तक पहुंच पाओगे। क्योंकि साइंटिस्ट का भी यही मानना है, आप इस बात से समझिए कि इनका भी यही मानना होता है कि जब तक इनको खुद से सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए, जब तक इनका जो मन है वो ये ना कह देना कि नहीं बस अब ये फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास है, तब तक ये क्या करते रहते हैं? तब तक ये मेहनत करते रहते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है? आपको भी अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि तब तक आपकी अपना ड्रीम कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर आप ना पहुंच पाओ ना, तब तक आप क्या करते रहो? अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहो, हार नहीं माननी है, आप करते रहिए। ठीक है बच्चों, कोशिश करने से सब कुछ मिलता है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहिए। तो इन्होंने क्या किया? फाइनली 5 कार्बन का प्रोडक्ट बना लिया। अब देखिए, यहां से शुरुआत होती है आपकी केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन एंड हिज कोवर्कर, केल्विन और उसके कोर वर्कर देन वर्क आउट द होल पाथवे। वो क्या कर रहे थे? काफी लंबे समय तक वर्क कर रहे थे इसके पूरे पाथवे पर। एंड द पाथवे ऑपरेटेड इन द साइक्लिक मैनर, और जो पाथवे ऑपरेट हो रहा था वो एक साइकिल मैनर में हो रहा था, जिसमें RUBP वाज रीजनरेट, जिसमें क्या हो रहा था? बार बार RUBP का रीजनरेशन हो रहा था।
लेट अस नाउ सी हाउ द केल्विन पाथवे, हम देखते हैं केल्विन पाथवे किस तरीके का है एंड कैसे ऑपरेट होता है। वेयर द शुगर इज सिंथेसाइज, जिस जगह पर शुगर का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathway, जो Kelvin pathway है, occur in all photosynthetic plant। ये कहाँ चलता है, सारे के सारे photosynthetic plant के अंदर चलता है। It does not matter, इसका मतलब ये नहीं है, ये मैटर नहीं करता that they have, चाहे वो C3 साइकिल हो चाहे वो C4 प्लांट साइकिल हो, ये हर जगह चलता है। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है कि प्लांट जो है वो C3 का है C4 का है, राइट। तो इसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। फॉर इजी टू अंडरस्टैंड, इसको आसानी समझने के लिए जो कैल्विन साइकिल है उसको डिस्क्राइब किया गया है 3 स्टेज में। सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन है, दूसरा रिडक्शन है, तीसरा क्या है, रीजनरेशन है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या हो रहा है, देखो कार्बोक्सिलेशन जो है उसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 क्या होती है, फिक्स होती है किसके अंदर, इनटू एन स्टेबल ऑर्गेनिक इमीडिएटली। कार्बोक्सिलेशन जो है ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, पूछा जा सकता है, ऑफ द केल्विन साइकिल, जिस जगह पर CO2 इज यूटिलाइज्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। CO2 क्या होती है बच्चों, यूटिलाइज होती है फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड एंजाइम, ये रिएक्शन जो होता है ये कैटलाइज करता है किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा, बाय RUBP कार्बोक्सिलेज, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, जिसका रिजल्ट जो आता है फॉर्मेशन, उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंस दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम है, आल्सो हैव एन ऑक्सीजनेशन, ये एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीजनेशन भी करता है एक्टिविटी। वुड इट मोर बी करेक्ट इट को RUBP कार्बोक्सिलेज, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या फिर रुबिस्को भी इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखो, दूसरा क्या आ रहा है आपका, रिडक्शन आ रहा है। इस रिडक्शन के अंदर आपको देखने मिल रहा है कि दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, काफी सारी रिएक्शन चलती है कंटिन्यूस, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ताकि क्या बन सके, आपके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सके। द स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन, जो स्टेप्स इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, जो 2 मॉलिक्यूल ATP के, फॉर फोस्फोराइलेशन, जिसमें क्या होता है, फोस्फोराइलेशन के लिए, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होता है बच्चों, ATP के 2 मॉलिक्यूल से मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते हैं, ये दोनों इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस साथ जाकर बाइंड अप होते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका फोस्फोराइलेशन होता है और रिडक्शन होता है किसका, NADPH प्लस H+ का पर CO2 मॉलिक्यूल। इसके कारण से द फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल, दैट मींस 6 टर्म क्या होता है, साइकिल रन करती है एंड रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और फ्रॉम द पाथवे, और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम द पाथवे। ठीक है, रीजनरेशन में क्या बोल रहा है, रीजनरेशन ऑफ द CO2, जो रीजनरेशन हो रहा है CO2 का, द रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, रीजनरेशन जो हो रहा है CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का RUBP इज क्रूशियल, ये क्रूशियल है, ये भी क्रूशियल है, इफ द साइकिल टू कंटिन्यू इंटरप्टेड, बिना किसी इंटरप्ट के साइकिल रन करती रहे। द रीजनरेटेड स्टेप रिक्वायर, जो रीजनरेटेड स्टेप होती है रिक्वायर्ड होती है 1 ATP फॉर फोस्फोराइलेशन फॉर टू फॉर्म RUBP। ठीक है, अब बोल रहा है हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल, इसलिए जो हर CO2 का मॉलिक्यूल है, हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल, जो CO2 का हर एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एंटर करता है किसके अंदर, केल्विन साइकिल के अंदर, 3 molecule of ATP, 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH are required. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH are used in the dark reaction. ठीक है, that the cycle phosphorylation take place. अब देखो, to make 1 molecule of glucose, ठीक है, एक molecule of glucose बनाने के लिए 6 turn of cycle are required होती है। वर्क आउट हाउ मेनी ATP, बताइए कितने ATP और NADPH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी टू मेक द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। तो इट माइट हेल्प टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑल ऑफ दिस इफ वी लुक एट व्हाट गोज एंड इन व्हाट कम्स आउट ऑफ द केल्विन साइकिल। तो 6 CO2 एक मॉलिक्यूल, 18 ATP बाहर निकल रहे हैं, राइट, और 12 NADPH से 12 NAD+ आपके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा T3 साइकिल का एक मस्त धांसू धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब आप समझ लो पहले क्या हो रहा है, CO2 आया एटमॉस्फेयर से, ये CO2 आ रही है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, बाइंड अप कर रही है किसके साथ, CO2 और H2 के साथ बाइंड अप करके क्या बना रहा है आपका, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन से क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक
एसिड बनेगा। इसका क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन के अंदर एटीपी और एनएडीपीएस का रिडक्शन होगा, तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनएडीपी प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है। ट्रायोस फॉस्फेट जो होगा वो क्या करेगा, ट्रायोस फॉस्फेट क्या करेगा, एक एक कार्बन को स्टोर करता चला जाएगा। जैसे ही 6 कार्बन के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे वैसे क्या बना लेगा, वो आपका स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर क्या होता है बच्चों, डीजनरेशन होता है एटीपी और एडीपी का। देन उसके बाद राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट जो होगा वापस से अपनी साइकिल को रन कर देता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, पूरा का पूरा एक पूरा क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज द साइकिल ऑफ C3 साइकिल, राइट। ये कौन सी साइकिल है आपकी, C3 साइकिल है। चलिए आगे अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसके बारे में, C4। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, ऐसा लगे कि सी अब बोर हो रहे हैं सर, बस मत पढ़ाओ ना, कितना पढ़ाओगे। चलो आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। C4 साइकिल की शुरुआत करते हैं बच्चों अब। ठीक है, C4 साइकिल, सबसे पहले C4 साइकिल को जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि C4 साइकिल के अंदर आप देखते होंगे जब साइंटिस्ट ने C3 साइकिल की खोज करी, तो C3 साइकिल खोज करने के बाद बच्चों उन्होंने ये पाया कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर जो फर्स्ट जो कंपाउंड बन रहा है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 3 कार्बन का ना होकर कितने कार्बन का है, वो 4 कार्बन का है। वो जो 4 कार्बन का जो कंपाउंड देखने को मिला, वो 4 कार्बन का कंपाउंड था उनका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। क्या था बच्चों, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का कंपाउंड था। तो C4 साइकिल की शुरुआत कर लेते हैं। C4 साइकिल, ठीक है। C4 साइकिल के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो C4 साइकिल कहाँ पे चलती है बच्चों, C4 साइकिल की अगर बात करते हैं तो C4 साइकिल जो होता है बच्चों, इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है आपका, जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका, फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म हो रहा है इसके अंदर, वो कितने कार्बन का हो रहा है बच्चों, 4 कार्बन का, जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसलिए COOH ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कितने COH प्रेजेंट होते हैं, 2 COH प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा C4 साइकिल के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कार्बन का बन रहा है, 4 कार्बन का बन रहा है, जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसको DCA साइकिल बोलते हैं, TCA नहीं DC साइकिल बोलते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, तो ये कहाँ चलता है, तो इसके लोकेशन की बात करें तो ये मोनोकोट्स में चलता है, मोनोकोट्स। ठीक है, कहाँ चलेगा बच्चों, मोनोकोट्स में। मोनोकोट्स में अगर बात करते हैं तो शुगर केन हो गया, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन के अलावा और कहाँ चलता है बच्चों, तो शुगर केन हो गया आपका। ठीक है, शुगर केन के अंदर आपको देखने को मिलता है आपका ये जो मोनोकोट हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं डाइकोट में भी देखने को मिलेगा। डाइकोट में कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, तो डाइकोट में देखने को मिलता है ये एंट्रीप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। या फिर इसको ध्यान में रखो तो आप ये भी एक और एग्जांपल में बताता हूँ जो आप लोगों ने मोस्ट कॉमन सुना हुआ है, चिनोपोडियम। चिनोपोडियम के अंदर आपको डाइकोट के अंदर आपको देखने मिलता है। इसमें आप ध्यान रख सकते हो, शुगर केन हो गया, मेज हो गया, मेज के अंदर भी आपको जो है मोनोकोट मेज, मेज के अंदर भी बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है, आपका T4 साइकिल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, T4 साइकिल देखने को मिलेगा। अब बच्चों मैं आपसे बात करूं तो जो आपका जो C4 साइकिल होती है, इस C4 साइकिल के अंदर, C4 साइकिल के अंदर 2 लीव प्रेजेंट होती हैं। 2 क्या प्रेजेंट होंगी, लीव प्रेजेंट होती हैं। एक होती है बच्चों इसके अंदर मीजोफिल सेल, मीजोफिल मीजोफिल सेल प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल। और दूसरा होता है बच्चों इसके अंदर बंडल शीट सेल। 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होंगी। एक होता है बच्चों इसके अंदर मीजोफिल सेल और दूसरा होगा इसके अंदर बंडल शीट सेल, राइट।
अब देख लेते हैं कि मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल में क्या डिफरेंस है, इस चीज को आप देख लो। देखो बच्चों, अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूँ, ये सबसे पहले मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये हो गई आपकी अपर एपिडर्मिस, ये हो गई आपकी अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये हो गई आपकी लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, क्या हो गई बच्चों, लोअर एपिडर्मिस हो गई। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है बच्चों क्या, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, राइट। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इसके साथ इसमें और क्या प्रेजेंट है बच्चों, इसके साथ इसमें प्रेजेंट है आपके, इसके बाहर जो होता है जाइलम फ्लोएम है, इसके बाहर होते हैं काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखो काफी सारी लेयर्स कुछ इस तरीके से इसके पास प्रेजेंट आपको दिखाई देती है। जाइलम और फ्लोएम को जो है काफी सारे जो लेयर्स होते हैं वो सराउंड करके रखते हैं, ठीक है। ये जो लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड द बंडल शीट सेल। कौन सी सेल्स होती है बच्चों, ये बंडल शीट सेल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखें तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी आपकी बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल। कौन सी सेल हो जाएगी, बंडल शीट सेल हो जाएगी, बंडल शीट सेल, राइट। ये कौन सी सेल हो जाएगी, बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल जो होती है बच्चों, ये क्या करती है, इसके अंदर बात करें बच्चों, तो देखो जाइलम और फ्लोएम, या फिर मैं बात करता हूँ वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स, मेनी लेयर्स। वो लेयर्स कौन सी होती है बच्चों, बंडल, बंडल जो शीट सेल होती है, कौन सी होती है, बंडल शीट सेल। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में BSC, बंडल शीट सेल होती है, ठीक है। इसके अंदर अगर देखें बच्चों, तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट होगा, इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, वो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, लार्ज होता है। कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, वो लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है। कैसा क्लोरोप्लास्ट होगा, लार्ज क्लोरोप्लास्ट होगा। लेकिन इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर जो ग्रेना होते हैं, उसके अंदर ग्रेना होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, इसके पास जो ग्रेना होंगे वो एब्सेंट होते हैं। ग्रेना कैसे होंगे, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको ए ग्रेनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ए ग्रेनल भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो वॉल होती है बच्चों, इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। वो कैसी होती है, थिक होती है। दूसरा अगर बात करते हैं तो इम्परवियस होती है, इम्परवियस, इम्परवियस फॉर गैस, गैस के लिए क्या होगी, इम्परवियस होगी, ठीक है, इम्परवियस होगी। इंटरसेलुलर स्पेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बच्चों, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है बच्चों, नेग्लिजिबल होता है या फिर एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो इसके अंदर जो आपका जो बंडल शीट सेल है, के अंदर प्रेजेंट होता है रुबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा बच्चों, रुबिस्को एंजाइम जो होगा, कौन सा एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। रुबिस्को एंजाइम क्या होगा, प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर। जबकि आपके C3 साइकिल के अंदर, किसके अंदर, C3 साइकिल के अंदर जो रुबिस्को था, C3 साइकिल के अंदर जो रुबिस्को था, जो रुबिस्को था वो प्रेजेंट था कहां पर, आपके मीजोफिल सेल के अंदर। कहां प्रेजेंट था बच्चों, मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट था। कहां प्रेजेंट था, C3 साइकिल के अंदर जो रुबिस्को था वो कहां प्रेजेंट था बच्चों, आपकी सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका C3 साइकिल है उसके अंदर जो रुबिस्को प्रेजेंट है वो प्रेजेंट था आपका मीजोफिल सेल के अंदर। लेकिन जो C4 साइकिल है इसके अंदर जो रुबिस्को प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है बच्चों, आपके बंडल शीट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, बंडल शीट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात होती है किसको लेकर, बंडल शीट सेल को। अगर बच्चों मैं आपसे बात करता हूँ, करूँ इसके बारे में,
तो देखिएगा, को देखो, ठीक है, ये यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चों। ठीक है, ये चीज हटा देता हूं। अब देखो, ये जो बंडल शीट सेल आपको दिखाई दे रही है, इस बंडल शीट सेल के चारों तरफ, इस बंडल शीट सेल के क्या चारों तरफ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके का मतलब हो गया कंसेंट्रिकली फॉर्म, जो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड कह सकते हैं इसको। कंसेंट्रिकली अरेंज कौन होती है बच्चों? कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती है आपकी कौन सी सेल? मीजोफिल सेल। कौन सी सेल अरेंज होती है? मीजोफिल सेल जो होती है बच्चों कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो मीजोफिल सेल की अगर बात की जाए तो मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल जो होती है वो कैसे अरेंज होती है? अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली अराउंड बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है आपकी कंसेंट्रिकली अरेंज्ड मीजोफिल सेल। दूसरा अगर बात करते हैं बच्चों इसके बारे में, तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होगा? वो स्मॉल होता है। कैसा होता है? स्मॉल होता है। दूसरा, मेसोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। कैसा क्या प्रेजेंट होंगे? ग्रेना प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। इस मेसोफिल सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्या? पेप्केज। क्या प्रेजेंट होगा? पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम? पेप्केज। पेप्केज एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेप्केज एंजाइम क्या होगा? यहाँ पर प्रेजेंट होगा। साथ के साथ बात करता हूं तो सबसे पहले जिस CO2 जिस प्रोडक्ट के साथ बाइंड अप करती है, वहां पर किसके साथ बाइंड अप कर रही थी बच्चों? RBP के साथ बाइंड अप कर रही थी CO2। यहाँ पर CO2 जिसके साथ बाइंड अप करती है, CO2 बाइंड अप करती है मेसोफिल सेल के अंदर किसकी फॉर्म में? HCO3- की फॉर्म में ही। और जो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जो CO2 बाइंड अप कर रही है वो किस साथ बाइंड अप कर रही है? फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ बाइंड अप कर रही है। फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है बच्चों वो 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का कंपाउंड है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको पहले क्या समझाया? मैंने आपको समझाया ये चीज। सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बोला बच्चों, सबसे पहले बात कर रहा हमने कि जो ये अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है आपकी बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल जो होता है वो क्या करती है? वो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं। ग्रेना जो होगा उसके अंदर एब्सेंट होगा, इसलिए एग्रेनल होता है। थिक होती है, इम्परवियस होती है गैसेस के लिए। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है किसके अंदर? आपका बंडल शीट सेल के अंदर ही। साथ के साथ जो C3 साइकिल होती है उसके अंदर रूबिस्को प्रेजेंट होगा किसके अंदर? मीजोफिल सेल के अंदर। किसके अंदर? मीजोफिल सेल के अंदर। दूसरा अगर बात करते हैं इसी की, अगर आपसे बात करता हूं तो बच्चों यहाँ पर जो आपका जो बंडल शीट सेल होती है इसके अंदर जो बंडल शीट सेल होती है इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि फूल, जो आपने देखा होगा कि जैसे कि फूल के बीच में गोलाकार होता है, फिर उसके चारों तरफ जो होती पत्तियां लगी होती हैं। तो इस स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग क्रेंज एनाटोमी। क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटोमी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज एनाटोमी का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल का क्या होना? अरेंजमेंट होना। दिस इज कॉल्ड द क्रेंज एनाटोमी। मतलब कि रीत जैसा। कैसा होगा? रीत या फिर रिफ्लेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेंज एनाटोमी। क्या बोलेंगे इसको? क्रेंज एनाटोमी। ठीक है, बंडल शीट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कैसा होता है? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। कैसा होता है? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? C4 साइकिल के अंदर। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ C3 साइकिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? मोनोमॉर्फिक होता है। कैसा होता है? मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। राइट, चलिए इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग। C4 पाथवे। C4 पाथवे कह रहा है प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। प्लांट जो होते हैं वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के अंदर एडेप्ट करते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल रीजन किसे हो गया? मतलब कि जैसे कि जो आपका डेजर्ट हो गया, इन सब जगह पे दे हैव C4 पाथवे मेंशन अर्लियर। उनके अंदर क्या पाया गया है? C4 पाथवे जो है पाया गया है।
दो दीज प्लांट है C4 ऑक्सैलो एसिटिक, ठीक है। इन प्लांट के पास क्या होता है, C4 होता है ऑक्सैलो एसिड, जो कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है, जिसके साथ क्या होता है CO2 फिक्स होती है। प्रोडक्ट बाय द यूज ऑफ C3 पाथवे, इसका यूज करके जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, जो प्रोडक्ट कहां से बन के आ रहा है, C3 पाथवे से यूज हो रहा है, या फिर केल्विन साइकिल जो कि मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। देन इट व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, क्या ये C3 प्लांट से डिफरेंट है? तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबल आंसर। तो C4 प्लांट आर स्पेशल। C4 प्लांट कैसे होते हैं बच्चों? स्पेशल होता है। C4 प्लांट कैसे होंगे? स्पेशल होंगे। C4 प्लांट आर स्पेशल। C4 प्लांट कैसे होते हैं? स्पेशल होते हैं। दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, इसके पास क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी प्रेजेंट होती है, जो कि टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर पर। दे शो रेस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट कर जाते हैं, ये जो है रेस्पॉन्स करते हैं किसके अंदर, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर। दे लेक अ पजेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, इनके पास क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और ज्यादा बायोमास का भी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात ध्यान रखना है कि C4 प्लांट स्पेशल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेशल टाइप का लीफ एनाटॉमिक अरेंजमेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। दे जो कि टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर में, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर एब्सेंट होता है, एंड इसके पास जो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है बायोमास की, ठीक है। अब देखो स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, जब हमने क्या किया, जब हमने वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ को स्टडी किया, वन ऑफ द C3 प्लांट एंड द अदर ऑफ C4 प्लांट, हमने C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों की लीफ को जब स्टडी किया वर्टिकली, तो डू यू नोटिस द डिफरेंस, आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। डू बोथ हैव सेम टाइप ऑफ मीजोफिल, दोनों के पास सेम प्रकार के मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। डू हैव देयर सिमिलर सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल शीट, क्या दोनों के पास, डू हैव सिमिलर सेल्स, क्या दोनों के पास सिमिलर सेल्स हैं around the vascular bundle? The particularly large around the vascular bundle of the C4 plant are called the bundle sheath cell, ठीक है। जो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ C4 प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन सी है, बंडल शीथ सेल प्रेजेंट है, ठीक है। द लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी, ऐसी लीव की जो एनाटॉमी होती है या फिर अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेंज एनाटॉमी। अब क्रेंज का मतलब क्या होता है, रीथ, क्रेंज का मतलब क्या होता है, रीथ होता है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन या फिर अरेंजमेंट ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अरेंजमेंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। द बंडल शीथ सेल, जो बंडल शीथ सेल होती है, मे फॉर्म सेवरल लेयर, वो क्या करती है बच्चों, काफी सारी लेयर का फॉर्मेशन करती है अराउंड द वेस्कुलर बंडल। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसके पास क्या होते हैं, बड़े बड़े नंबर ऑफ, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। थिक वॉल होती है एंड इम्परवियस होती है किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, के पास क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होता है। ये सारी बातें मैं आपको लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीफ, जब आप C4 प्लांट की जो लीफ है उसको सेक्शन को कट करते हैं, तो मेज और सोरगम, आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेज और सोरगम, टू ऑब्जर्व क्रेंज एनाटॉमी एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोफिल सेल। तो आपको मतलब कि आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू कलेक्ट द लीव, आप मतलब लीफ को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप जो है प्रैक्टिकल बातें बोल रहा है ये। अराउंड यू कट वर्टिकल सेक्शन ऑफ दी, ऑब्जर्व करेंगे आप माइक्रोस्कोप के अंदर, तो प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट सेल यू आइडेंटिफाई, तो आपको जो है बंडल शीट सेल दिखाई दे जाएगी, राइट। तो ये था बच्चों आपका क्या C4 पाथवे का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेनली जो आपकी जो C4 साइकिल है इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलिए C4 साइकिल की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। आई होप जो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था, इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं वो कौन से पाए जाते हैं बच्चों, इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं वो पाए जा रहे हैं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ कि इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है वो कौन सा क्लोरोप्लास्ट है, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की कहानी। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी को। देखो
चलिए, ये है बच्चों आपका मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल। ठीक है, ये जो आपको ऊपर वाली जो लीफ दिखाई दे रही है इसकी, हाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये सबसे बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इसकी सेल वॉल। क्या है इसकी? ये सेल वॉल है बच्चों। क्या है? सेल वॉल है। जो आपको ये दिखाई दे रही है अंदर वाली लेयर, ये क्या है इसकी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, राइट। ये क्या है बच्चों? इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो लीफ, जो ऊपर वाली जो लीफ मैंने आपको बनाई है, ये लीफ है आपकी मीजोफिल सेल। और नीचे वाली कौन सी है? बंडल शीट सेल। ठीक है, एक है मीजोफिल सेल और एक है बंडल शीट सेल। ये क्या हो गया? दोबारा लिख देता हूं, बंडल शीट सेल। एक है मीजोफिल सेल और दूसरी है बंडल शीट सेल। ठीक है, इनके बीच में, इन दोनों के सेल के बीच में प्रेजेंट है कौन? प्लाज्मोडेस्मेटा। कौन प्रेजेंट है बच्चों? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, अब देखिएगा, समझते हुए चलिएगा, आपको मैं एक एक चीज को बिल्कुल समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों? सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले यहां से आ रही है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले बाहर से आ रहा है बच्चों कौन? एटमॉस्फेरिक CO2। कौन आ रहा है? एटमॉस्फेरिक CO2 बाहर से आ रही है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 जब बाहर से अंदर आएगी तो यहाँ पर इसको देखने को मिलेगा वाटर, और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी बच्चों? ये HCO3 माइनस का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? HCO3 माइनस का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये जो HCO3 माइनस बन रहा है, ये जो है फिक्स करेगा किसके साथ? फोस्फो, किसके साथ बाइंड अप करेगा बच्चों? ये फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। फोस्फो इनॉल पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, किसके साथ बाइंड अप कर रहा है ये? फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। और फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ पेप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसी प्रेजेंस में बच्चों? पेप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, पेप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है ये? ऑक्जेलो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहा है। क्या बना रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहा है, जो कितने कार्बन का है बच्चों? 4 कार्बन का है। और ये कितने कार्बन का है? ये है बच्चों 3 कार्बन का। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है किसके अंदर? मैलिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक, एस्पार्टिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड के अंदर। मैंने आपको क्या बताया? CO2 आया बाहर से अंदर। ठीक है, कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? HCO3 माइनस के अंदर। फोस्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, उसके साथ ही क्या हुआ? कंबाइन हुआ। कंबाइन होकर पेप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाता है क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है किसके अंदर? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के अंदर। अब ये जो मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड है, ये मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड आपका ट्रांसफर होता है कहां पर? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड या फिर मैं आपसे बोलूं एस्पार्टिक एसिड। कौन सा एसिड? एस्पार्टिक एसिड। ये ट्रांसफर होते हैं कहां पर? आपके बंडल शीट सेल के अंदर। किसके अंदर? बंडल शीट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। बंडल शीट सेल के अंदर जैसे ही मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड ट्रांसफर होता है, अब ये जो मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड है, ये क्या होगा बच्चों? इसका होगा बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो रहा है बताइए? कार्बोक्सिलेशन होगा। इसका क्या होगा बच्चों? आप लोग, कार्बोक्सिलेशन होगा, राइट। कार्बोक्सिलेशन होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगा? कार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहां पर अगर वे देखेंगे तो यहां पर अब देखो, जो NADP और यहां पर क्या है? NADPH। ठीक है, तो मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का क्या हो रहा है बच्चों? डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और NADP से क्या? NADP से NADPH में कन्वर्जन हो रहा है।
जिसकी वजह से यहाँ पर एक साइकिल चल रही है, उसका नाम है C3 साइकिल। कौन सी साइकिल चल रही है बच्चों? C3 साइकिल चल रही है। कौन साइकिल चल रही है? C3 साइकिल चल रही है। C3 साइकिल चल रही है यहाँ पर, और जब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो CO2 बाहर निकल जा रही है। CO2 क्या हो रही है? CO2 जैसे ही बाहर निकलेगी, ये CO2 जैसे ही बाहर निकलेगा, कहां से निकल रहा है बच्चों? मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड जो आया है, इसका हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से NADP जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? NADPH के अंदर। ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो यहाँ से CO2 बाहर निकल गया। CO2 जैसे ही बाहर निकलेगा, CO2 जैसे ही बाहर निकलेगा, वैसे ही क्या होगा? यहाँ पर C3 साइकिल रन हो जाएगी। क्या रन हो जाएगी बच्चों? C3 साइकिल जो होगी वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। C3 साइकिल क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो मैलिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? पायरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ये पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। पायरुविक एसिड जो होगा, ये पायरुविक एसिड ये ट्रांसपोर्ट होगा। पायरुविक एसिड क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, जिसके वजह से पायरुविक एसिड क्या हो जाएगा? ये पायरुविक एसिड क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। पायरुविक एसिड जैसे ही बंडल शीट सेल से ट्रांसपोर्ट हुआ, वैसे क्या होगा? अब हमको क्या करना है? जैसे कि हमने, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो C3 साइकिल के अंदर हमने किसको रीजनरेट किया था? हमने जनरेट किया था किसको? आपके RUBP को। किसको जनरेट किया था बच्चों? RUBP को जनरेट किया था। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? पायरुविक एसिड्स को पायरुविक एसिड से रीजनरेट करेंगे। क्या करेंगे? रीजनरेशन करेंगे। रीजनरेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रीजनरेशन करेंगे। रीजनरेशन करते वक्त क्या खर्च होता है बच्चों? ATP खर्च होता है। क्या खर्च होगा? ATP खर्च होगा। क्या खर्च होगा बच्चों? ATP खर्च होगा। कितने ATP खर्च होंगे? तो 2 ATP खर्च होंगे। कितने ATP खर्च होंगे? 2 ATP खर्च होंगे। तो ATP जब खर्च होंगे तो किसकी फॉर्म में होंगे? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट की फॉर्म में। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट की फॉर्म में। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट की फॉर्म में आपका क्या खर्च हो रहा है बच्चों? कितने ATP खर्च हो रहे हैं? आपके 2 ATP खर्च हो रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों? ये आपका क्या बना ले रहा है? फोस्फोइनोल पायरुवेट बना लेगा। क्या बना लेगा? फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। क्या बनाता है? फोस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। तो मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया, इस चीज को आप फिर से समझिए, अच्छे से समझिए। मैंने आपको बोला बाहर से जो मेसोफिल सेल है, इसके अंदर आ रहा है आपका कौन? CO2। कौन आ रहा है बच्चों? CO2 आ रहा है। CO2 जैसे ही आएगा अंदर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर बनाएगा आपका HCO3 माइनस। ठीक है। फिर आपका बना रहा है क्या? किसके साथ मिक्स हो रहा है? ये फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। वहां पर किसके साथ हो रहा था? C3 साइकिल के अंदर आपका RUBP के साथ। यहाँ पर हो रहा है फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ पेप्टाइड एंजाइम की प्रेजेंस में बना रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बना रहा है बच्चों? ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है बच्चों कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्ट हुआ, किसमें आया? बंडल शीट सेल के अंदर आया। जैसे बंडल शीट सेल के अंदर आया, वैसे इसका क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा बच्चों? इसका डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से इसमें से CO2 रिलीज होगा। CO2 रिलीज होते ही जो आपका C3 साइकिल होगा वो क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। C3 साइकिल क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। C3 साइकिल रन होगा तो उसमें कितने ATP? 3 ATP और दो NADPH क्या होंगे? वो फॉर्म होंगे। क्या होंगे? वो क्या होंगे? उसमें से रिडक्शन, उनका क्या होगा? रिडक्शन होगा। फिर आपका जो मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड है, ये पायरुविक एसिड जो होगा उसके अंदर कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड जो होगा उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। पायरुविक एसिड के अंदर रीजनरेशन होगा। तो यहाँ पर कितने? 2 ATP जो होंगे वो खर्च होंगे। किसको बनाने के लिए? फोस्फोइनोल पायरुवेट को बनाने के लिए। तो एक बार आप इसको समझ लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। देखो एक बार समझ लीजिए इसको, मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। देखो डायग्राम एक बार, चलो इसको देखो। क्या हो रहा है बच्चों? H एटमोस्फेरिक CO2 आया, फिक्स हुआ, HCO3 माइनस की कन्वर्ट हो गया। फोस्फोइनोल पायरुवेट प्रेजेंट है। फिक्सेशन हुआ किसके अंदर? C4 एसिड। C4 एसिड कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। ठीक है। मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होते ही क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर
डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 बाहर निकल गया, ठीक है, और CO2 बाहर निकलते कौन साइकिल रन कर गई यहाँ पर, C3 साइकिल रन कर गई। C3 साइकिल जैसे रन करेगी तो क्या बनाएगा यहाँ पर आपका पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा, पायरुविक एसिड का रीजनरेशन होगा, उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, फोस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है आपकी कौन सी सेल बच्चों, आपकी बंडल शीट सेल और मेसोफिल सेल की C4 साइकिल। अब इसको एनसीईआरटी से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ स्टडी द पाथवे शोन इन फिगर, जो आप बात कर रहे हैं पाथवे की, जो कि फिगर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। दिस पाथवे नाम नेम दिया गया है एच एंड स्लेक पाथवे। क्या नाम दिया गया है इसको, एच एंड स्लेक पाथवे दिया गया है। इज अगेन द साइक्लिक प्रोसेस। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है इस जगह पर वो कितने कार्बन का है, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है यहाँ पर वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। क्या बोलेंगे इसको, PEP बोलते हैं, ठीक है। इस प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर। जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है इसको फिक्स करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पेपकेज एंजाइम, ठीक है। ये इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू रजिस्टर द मेसोफिल सेल लेक रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है यहाँ पर, रूबिस्को एंजाइम की कमी को पूरा करता है। द C4 एसिड, जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है, फॉर्म्ड होता है मेसोफिल सेल के अंदर। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो होगा किसका फॉर्मेशन का होगा, मेसोफिल सेल के अंदर होगा। इट देन फॉर्म्स अदर 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड। उसके बाद किसका फॉर्मेशन करता है, ये 4 कार्बन के कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, इसका नाम है मैलिक एसिड और या फिर एस्पार्टिक एसिड, जो कि कहाँ फॉर्म हो रहा है बच्चों, किसके अंदर फॉर्म हो रहा है, मेसोफिल सेल के अंदर फॉर्म हो रहा है। ये ट्रांसपोर्ट करेगा इस एसिड को किसके अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर। और बंडल शीट सेल के अंदर जो C4 एसिड होगा वो टूटेगा, उससे उसके कारण से क्या होगा बच्चों, CO2 रिलीज होगा। CO2 रिलीज होगा तो CO2 रिलीज होने की वजह से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसके कितने मॉलिक्यूल का, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन सा है आपका, पायरुविक एसिड है। कौन सा मॉलिक्यूल है, पायरुविक एसिड है। ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है ये आपका ट्रांसपोर्ट होगा मेसोफिल सेल के अंदर, जहां पर ये PPD के कंपाउंड पायरुवेट, ठीक है, PPD के एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा PEP के अंदर वापस से। द CO2 रिलीज इन द बंडल शीट सेल, जो CO2 रिलीज हुआ है बंडल शीट सेल के अंदर वो एंटर करता है C3 के अंदर एंड केल्विन पाथवे के अंदर। द पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट, ये पाथवे जो होता है और प्लांट के अंदर कॉमन होता है। द बंडल शीट सेल रिच इन एंजाइम राइबोलोज, जो बंडल शीट सेल होता है बच्चों इसके पास क्या प्रेजेंट होता है आपका, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बट लेक पेप्केज, लेकिन यहाँ पर पेप्केज की कमी होती है, ये बात मैंने आपको बताया था, ठीक है। The basic pathway that result in the formation of sugar, इस पाथवे की मदद से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। द केल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट। जो केल्विन पाथवे होता है वो कॉमन होता है किसके लिए, C3 और C4 प्लांट दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो केल्विन पाथवे जो है कॉमन है किसके लिए, C3 और C4 प्लांट के लिए। डिड यू नोट द केल्विन पाथवे अकर इन ऑल मेसोफिल सेल, क्या जो केल्विन पाथवे होता है वो सारी की सारी मेसोफिल सेल के अंदर चलता है। इन द C4 प्लांट इट डज नॉट टेक प्लेस इन द मेसोफिल सेल बट डज नॉट ओनली द बंडल शीट सेल, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका C4 साइकिल का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब बच्चों मैं आपसे एक चीज और बता देता हूं यहीं पर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, देखिए इन C3 साइकिल, इन C3 साइकिल में C3 साइकिल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। C3 साइकिल के अंदर क्या होता है, C3 साइकिल के अंदर एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP, 2 NADPH, 2 NADPH क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं। इस हिसाब से 6 बार जब साइकिल रन करेगी, मतलब कि 6 बार जब CO2 का फिक्सेशन होगा तो 18 ATP और 12 NADPH प्लस H प्लस का क्या हो रहा है यहाँ पर, कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। तो 12 NADPH और NADPH क्या हो रहा है यहाँ पे, यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर यहीं पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ C4 साइकिल को लेकर, C4 साइकिल, जो C4 साइकिल है इसकी अगर बात करें, C4 साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, आपके 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। क्या खर्च हो रहे हैं, 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। जब 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं दैट मींस टोटल कितने ATP खर्च हो रहे हैं आपके, टोटल आपके 5 ATP जो होता है वो खर्च हो रहे हैं। 5 ATP कैसे खर्च हो रहे हैं, 3 ATP आपके, 3 ATP आपके कहाँ खर्च होते हैं, C3 साइकिल के अंदर। कौन साइकिल के अंदर, C3 साइकिल के अंदर। 2 ATP आपके खर्च होते हैं बच्चों किसके अंदर, C4 साइकिल के अंदर। कौन साइकिल के अंदर, C4 साइकिल के अंदर। अगर मैं इस साइकिल को 6 बार रन करवाता हूं तो 6 × 5 कर दूंगा, ठीक है। 6 बार 6 × 5 कर देंगे तो कितने ATP, 30 ATP जो होगा इनका क्या होगा, कंजप्शन होगा। 30 ATP का क्या होगा, कंजप्शन होगा। और NADPH कितने बार कंज्यूम हो रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 2 NADPH कंज्यूम हो रहे हैं। 2 NADPH कंज्यूम हो रहे हैं, दैट मींस मेरे पास टोटल कितनी बार साइकिल चल रही है, 6 बार चल रही है। तो 6 × 2 कितना हो गया,
12 NADPH+, H प्लस का क्या होता है, कंजप्शन होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि C3 साइकिल के अंदर 18 ATP एंड 12 NADPH का क्या होता है, कंजप्शन होता है। वहीं अगर बात करें C4 साइकिल के अंदर आपका 30 ATP एंड 12 NADPH का कंजप्शन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए C4 साइकिल के अंदर कितने ATP और कितने NADPH कंज्यूम होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 30 ATP एंड 12 NADPH प्लस H प्लस का कंजप्शन होना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। C4 साइकिल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये C4 साइकिल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दिस इज कॉल्ड द C4 साइकिल। ठीक है, यहाँ पर फिक्सेशन एक चीज मेंशन कर देता हूँ मैं, फिक्सेशन हो रहा है। इसमें भी 3 स्टेप फॉलो होती हैं, जैसे वहां पे फॉलो हो रही थी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, यहाँ पर फिक्सेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा एंड रीजनरेशन होगा। और ये जो कंपाउंड बन रहा है कितने कार्बन का बन रहा है बच्चों, 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा एक पैराग्राफ और पूरा का पूरा जो है आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को प्लीज मिस मत करिएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। कल आपका चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ताकि और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, ताकि आपका जो डाउट है वो हम लोग आपकी कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर दें। ठीक है, थैंक यू, हंसते रहिए, थैंक यू।